So, hello everyone and welcome to ADDA 24/7 CLAT preparation, and this side Sachin. So, today we are going to discuss a topic which is very important for your CLAT exam as well as all law exams, and the topic is Uniform Civil Code, which is also known as UCC. So, guys, the simple meaning of the UCC is one law for all Indians in family matters regardless of religion. Religion कुछ भी हो, जो लॉ होगा वो सभी के लिए सेम रहने वाला है. सो प्रेजेंट सिचुएशन इज डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो डिफरेंट पर्सनल लॉज फॉर मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन. इन सभी मैटर्स में हर किसी का अपना एक पर्सनल लॉ चलता है. हिंदूज के लिए हिंदूज का लॉ है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स का लॉ है. ओके, सो डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो डिफरेंट पर्सनल लॉज. सो यूसीसी का यहाँ पे मीनिंग ये बनता है कि सेम फैमिली लॉज फॉर एवरीवन इन इंडिया, कि अपने कंट्री में सभी के लिए जो लॉज होंगे वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ होंगे और सभी के लिए सेम होने चाहिए. ओके, सो व्हाट एरियाज आर कवर्ड अंडर यूसीसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैरिज. सेम मैरिज लॉज और सेम मैरिज रूल्स फॉर ऑल एंड फिक्स्ड मिनिमम एज ऑफ मैरिज. ऐसा नहीं होगा कि कहीं किसी में 16 है, 18 है, 20 है, 24 है. नो, देयर विल बी अ फिक्स्ड एज ऑफ मैरिज in every religion, and marriage registrations will be compulsory and no multiple spouses. यानी कि एक टाइम पे आप अगर शादी करते हो तो एक ही के साथ वो शादी हो सकती है. सेकेंडली, डाइवोर्स. सो इक्वल डाइवोर्स राइट्स फॉर हस्बैंड एंड वाइफ. नो इंस्टेंट और नो वन साइडेड डाइवोर्स. ऐसा नहीं हो सकता कि वन साइडेड डाइवोर्स हो गया, हाँ ठीक है उसने कर दिया तो वो डाइवोर्स माना जाएगा. नो, या इंस्टेंटली कह दिया कि नहीं बस डाइवोर्स हो गया अब आगे मुझे साथ नहीं रहना, तो ऐसा भी नहीं हो सकता. थर्ड है मेंटेनेंस मींस एलिमनी. सो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्पाउस एंड चिल्ड्रन आफ्टर सेपरेशन. अगर सेपरेट हो गए हैं तो आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा, बच्चों के लिए आगे उनकी स्टडीज भी होती हैं. फोर्थ इज इनहेरिटेंस और सक्सेशन. सो यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ. ऐसा नहीं होगा कि हिंदू लॉज है उसके अकॉर्डिंग कि बस बेटे को ही जो है आगे सब कुछ प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट वो करेगा, तो ऐसा नहीं होगा. फिफ्थ इज अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप. सो इक्वल अडॉप्शन राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स. जितने भी सिटीजन्स हैं जो अडॉप्शन के राइट्स हैं वो सभी के लिए सेम रहेंगे. सो बेसिकली आपको एक चीज यहाँ पे यही कंक्लूजन मिला होगा कि वेदर यू आर फ्रॉम हिंदुइज्म और इस्लाम और जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसी, द रूल्स स्पेशली द फैमिली रूल्स विल बी द सेम. सो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट arises here, the debate around UCC. One side there is Article 44, which is mentioning directive principles, means states should try to implement a uniform civil code, because uniform civil code is discussed in Article 44. But if you see Article 25, which guarantees freedom of religion, it means constitution is giving you the guarantee that yes, you can have your personal law or personal code. So the debate arise here, should India have one common family law for all, या फिर should religious communities continue following their own personal laws? So यही main debate है सारी. So this is the main constitutional debate surrounding UCC. Okay, I hope you are able to get it. So let's move ahead. The great constitutional tug of war. कहते हैं ना कि एक टग ऑफ वॉर, एक रस्सा खींचातानी चल रही है. द यूसीसी डिबेट एग्जिस्ट बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुल इन अपोजिट डायरेक्शंस. आर्टिकल 44 डिक्टेट्स दैट स्टेट मस्ट वर्क फॉर सिविल कोड्स, ठीक है, यूसीसी सिविल कोड्स. एंड आर्टिकल 25 एंड 26 आर सेइंग गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. देन डिबेट तो होगी ना यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी. सो अ कांस्टेंट बैलेंस बिटवीन डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल राइट्स, ये यहाँ पे मेन इशू है. सो ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया है. अगर आप आज की ये वीडियो देख लोगे ना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आगे चलकर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है इस टॉपिक में. अंडरस्टैंडिंग द डिबेट. सो the supporters of UCC are saying Article 44 must be fulfilled to ensure equality. कि Article 44 के accordingly अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा सो ये इक्वलिटी की तरफ हमारा इंडिया जाएगा. So the state shall endeavor to secure a uniform civil code. It is written in our constitution, but the critics are countering forcing a UCC. If you are forcing, okay, if you are forcefully applying this code, Article 25 and 26 will be violated by taking away their right to practice their religious traditional family laws. तो कहीं ना कहीं ये क्लैश हो रहा है यहाँ पे.
So freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, Article 25 ये आपको freedom देता है. Article 26 says that freedom to manage religious affairs. आप अपने religion में कुछ भी करें, आपको इस चीज की पूरी freedom है. So the hierarchy, first of all the fundamental rights which are justiciable, you can sue in court if they are broken. If someone is violating your fundamental right, you can go to the court because the court is your protector. But DPSPs are non-justiciable. These are just guidelines for governments that cannot be forced by a court. Okay, so it varies state to state whether they are in plan or whether they are in mood to apply or not. Historical evolution of UCC. So if I talk about the history of Uniform Civil Code, so let me bring you back to 1840 where British government's decisions were like this. Lex Loci report, the British presented Lex Loci report and British wanted same laws for contracts, business and crimes. इनका मन था कि हर जगह पे सेम ही लॉज होने चाहिए, बट दे डिड नॉट टच हिंदू पर्सनल लॉज एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज. लेकिन इन लॉज में ये इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे. Why? Because the British feared that changing religious customs could trigger revolts. इनको ये डर था कि अगर रिलीजियस कस्टम चेंज हुए तो रिवोल्ट हो सकती है. सो रिजल्ट क्या था? वन लॉ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेपरेट लॉज फॉर रिलीजन. यहीं से वो सेपरेशन हो गया था कि जो रिलीजन अपने अपने पर्सनल लॉज को फॉलो कर सकते हैं इफ दे वांट. So 1840 to 1947, divide and rule era. Here comes the divide and rule era. The policy was the British continued allowing different communities to follow their own personal laws. Okay, हर कोई अपना personal law follow कर रहा था. So different personal laws for different communities. Okay, so example, personal laws covered marriage. रूल्स अबाउट मैरिज, एज, कंसेंट एंड सेरेमनीज वेरीड बाय कम्युनिटी. हर जगह पे शादी अलग तरीके से होती है, हर जगह पे मैरिज के रूल्स अलग होते हैं, डाइवोर्स के अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं हर रिलीजन में, इनहेरिटेंस के भी रूल्स डिफरेंट होते हैं हर जगह पर, सक्सेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लड़के को प्रॉपर्टी मिलेगी या लड़की को मिलेगी, फैमिली मैटर्स भी अलग होते हैं हर किसी के, अडॉप्शन रूल्स, गार्जियनशिप के रूल्स, मेंटेनेंस के रूल्स, एलिमनी के रूल्स हर रिलीजन में वेरी करते हैं. So the goal is to maintain political stability and avoid religious conflict. So divide and rule उनकी policy थी. 1941 B.N. Rao Committee. So the British government formed a committee to study Hindu laws. तो इन्होंने क्या करा, इसका एक चेयरमैन बनाया सर बेनेगल नरसिंह राव. इन्होंने इस चीज को स्टडी करा हिंदू लॉस को, एंड उनको क्या मिला इसमें कि द कमेटी फाउंड दैट मेनी हिंदू कस्टम्स वर अनफेयर टू विमेन. कि हिंदुओं में कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जो विमेन्स के लिए सही नहीं थे. प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, जैसे लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स कि विमेन के प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं है, डिफिकल्ट डिवोर्स का प्रोसेस बहुत टफ होता है, एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन फैमिली मैटर्स कि विमेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, मैन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है फैमिली मैटर्स में. सो द फाइंडिंग्स ऑफ द B.N. Rao कमेटी हाईलाइटेड द नीड फॉर रिफॉर्म्स टू इंश्योर जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर विमेन इन इंडिया. सो इस कमेटी की रिकमेंडेशन आई, क्रिएट अ क्लियर एंड मॉडर्न हिंदू लॉ कोड. थोड़ा सा इसको अपडेट करो, जो चीजें गलत हैं उसको चेंज करो. इंप्रूव वुमेन राइट्स, रिमूव आउटडेटेड कस्टम्स, जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं उसको रिमूव करो, एंड ब्रिंग लीगल यूनिफॉर्मिटी. सो दिस बिकेम द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज इन इंडिया. ये सबसे पहला स्टेप था कि यहां से हिंदूज के जो लॉज थे वो थोड़े से यहां पर जो उसमें रिफॉर्म्स होने वाले थे ताकि एक अच्छी सोसाइटी बन सके हिंदूज की. 1947 टू 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट ऑन यूसीसी. अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोसेस था, है ना, जब बन रहा था, सो अ नेशन बिल्डिंग डिस्कशन ऑन इक्वलिटी वर्सेस ट्रेडिशन वाज गोइंग ऑन. लीडर्स सपोर्टिंग यूसीसी, सो की लीडर्स लाइक B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, इन दोनों ने ही सपोर्ट किया कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि क्या होगा अगर डिफरेंट पर्सनल लॉज होंगे तो इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होगी इंडिया में, एंड विमेन को बहुत कम राइट्स मिलते हैं, एंड वन नेशन शुड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स इक्वल फैमिली लॉस. अगर आप एक देश में रहते हो तो वो लॉज सभी के लिए एक होने चाहिए.
अब जो लीडर्स इसको अपोज कर रहे थे, बहुत से माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर्स थे, वर कंसर्न अबाउट यूसीसी, है ना, जो माइनॉरिटी से आते थे वो कहते हैं कि एवरी कम्युनिटी शुड बी फ्री टू फॉलो इट्स ओन ट्रेडिशंस, भाई हमें अपने हिसाब से जो अपने ट्रेडिशंस फॉलो करने हैं वो करने दो, है ना, एंड रिलीजियस आइडेंटिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, हमारी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, हमारे एक अपने पर्सनल ट्रेडिशंस हैं। सो उनका डर ये था कि अगर कॉमन लॉ होगा तो हमारे जो माइनॉरिटी कस्टम्स है कहीं ना कहीं वो चीज हमारी हर्ट हो जाएगी। सो द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज, सो अब चैलेंज क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट रीच कंप्लीट एग्रीमेंट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या रिलीजियस पर्सनल लॉस, किसको प्रोटेक्ट करें। सो एक मिडिल पाथ चूज किया गया। द सॉल्यूशन वाज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कंपलसरी नहीं है, इमीडिएटली नहीं आ सकता, लेकिन आप डिस्कस करो, ये डीपीएसपी का एक पार्ट होगा। तो रिजल्ट क्या हुआ कि यूसीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल बन गया, ना कि एक मतलब एक प्रॉपर वो लॉ नहीं बना, एक कोड मतलब जो होना चाहिए वो नहीं था, बट एक गोल बन गया डीपीएसपी का। रिलीजियस फ्रीडम्स को भी प्रोटेक्शन मिली। सो यूसीसी क्या एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है, इन फ्यूचर हो सकता है कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे इंडिया में आ जाए, तो ये एक आर्टिकल 44 का पार्ट बन जाता है। 1955 टू 1956 हिंदू कोड बिल्स। सो फर्स्ट मेजर पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स जो स्टार्ट हुए, जवाहरलाल नेहरू का विजन था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट वांटेड टू रिफॉर्म पर्सनल लॉस, ये चाहती थी कि कुछ अच्छी चीजें आए, ठीक है। सो नेहरू डिसाइडेड टू रिफॉर्म हिंदू पर्सनल लॉस फर्स्ट। सो इनका आइडिया था कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड लीड सोशल रिफॉर्म, कि जो हिंदू से मेजोरिटी में है, सोशल रिफॉर्म्स इन्हीं से स्टार्ट करने चाहिए, विमेन के राइट्स इंप्रूव करने चाहिए, जो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं उनको भाई कहीं ना कहीं हमें रिमूव करना है। सो बिकॉज ओपोजिशन वाज स्ट्रॉन्ग, so one large Hindu code bill could not pass easily, so government divided it into several smaller laws। एक बड़ा तो रिफॉर्म नहीं हो पाया, पर छोटे छोटे टाइम टू टाइमली ये रिफॉर्म्स होते रहे। so the reform agenda was large Hindu personal law reforms aimed to improve marriage, divorce, property rights, family relations, inheritance and adoption rules। so main objective था कि मॉडर्नाइज करना है पर्सनल लॉस को, जितना हो सकता है उस चीज को मॉडर्नाइज करो। बट बहुत से कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे जो इस रिफॉर्म को अपोज कर रहे थे, उनका कंसर्न था कि हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स को छेड़ो मत, चेंज मत करो, एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस इससे हमारी वीक होंगी, एंड सोशल रिफॉर्म्स जो है बहुत तेजी से हो रहे हैं। सो एंशिएंट फैमिली स्ट्रक्चर शुड रिमेन इंटैक्ट, हमारा जो एंशिएंट फैमिली स्ट्रक्चर चला आ रहा है उसी को चलने दो। सो हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आया 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया 1956। तो छोटे छोटे अलग अलग लॉज आए। सो फर्स्ट मेजर रिफॉर्म थे ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया में हो रहे थे, हिंदूज के साथ इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जो विमेन के लिए भी इसमें बात कही गई थी। सो हिंदू लॉज दैट ब्रॉट इक्वालिटी एंड जस्टिस वर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ कि पॉलीगैमी, एक शादी हो गई है, मल्टीपल शादी नहीं करोगे, लीगल डाइवोर्स हो सकता है, एंड इंप्रूव द राइट्स ऑफ विमेन इन मैरिज। सो ये थोड़े से राइट्स इंप्रूव हुए। हिंदू सक्सेशन एक्ट गेव विमेन स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी राइट्स, कि अब लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में राइट होगा, है ना, और इंप्रूव्ड इनहेरिटेंस राइट्स फॉर डॉटर्स एंड विडोज, जिसके हस्बैंड्स नहीं है उनको भी कुछ प्रॉपर्टी मिले। इक्वल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट्स, की हाँ अगर कोई भाई पहले की प्रॉपर्टी है तो लड़के और लड़की को दोनों को मिलेगा, 2005 में ये अमेंडमेंट हुआ था। सो दीज रिफॉर्म्स पेव्ड द वे, एक रास्ता खुला कि एक सोसाइटी ऐसी बनानी है जो एक जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए आपकी। अब 1985 का एक शाहबानो केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपका रिलेटेड है। सो मैं आपको बताता हूं। शाहबानो एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम विमेन थी एंड मदर ऑफ 5, ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ी सी इन्फो है। एंड हर हस्बैंड डाइवोर्स्ड हर एंड स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, जो वो सपोर्ट आनी चाहिए वो नहीं आई। सो शाहबानो कोर्ट में जाती हैं मेंटेनेंस के पैसे के लिए कि भाई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए मुझे। सो लीगल इशू क्या आया, सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी सेड दैट अ हस्बैंड मस्ट सपोर्ट हिज वाइफ इफ शी कैन नॉट मेंटेन हरसेल्फ, तो हस्बैंड को सपोर्ट करनी होगी। एंड ये इंडियंस पे सभी पे अप्लाई होता है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। सो मुस्लिम पर्सनल लॉ के सपोर्टर्स क्या कहते हैं कि ये तो हमारे पर्सनल लॉ का मैटर है, हम तो नहीं देंगे मेंटेनेंस। हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ मेंटेनेंस ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, यानी कि सिर्फ 3 महीने का ही हमारे पर्सनल लॉज में है ऐसा, हम तो नहीं देंगे लाइफ टाइम। सो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस तो कंपलसरी है ही नहीं हमारे पर्सनल लॉ में। सो ये मैटर यहां से आता है।
सो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया शाहबानो के फेवर में. शी हैड द राइट टू मेंटेनेंस एंड सेक्शन 125 वाज अ सेक्युलर लॉ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स. ये सभी के लिए है और ये विमेन के वेलफेयर के लिए था. सो द डिसीजन इसीलिए ये लिया गया कि जस्टिस भी हो, इक्वालिटी भी हो, विमेन राइट्स की भी बात हो. सो कोर्ट ने ऑब्जर्व करा द जजेस आल्सो हाईलाइटेड आर्टिकल 44 लाइक दे सेड इंडिया शुड वर्क टुवर्ड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू रिड्यूस सच कॉन्फ्लिक्ट्स. यही तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं जिनके लिए यूसीसी लाना है. शाहबानो केस 1985 मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, अब 1995 का सरला मुदगल केस है, अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन रिलीजन, मैरिज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो हुआ क्या, हिंदू मैन वांटेड टू मैरी अ सेकंड विमेन. ठीक है, दूसरी शादी करना चाहता था. सो अंडर हिंदू लॉ अ पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे तो भाई दो शादियां नहीं हो सकती. अब लीगल क्वेश्चन आया, कैन अ हिंदू मैन एस्केप हिंदू मैरिज लॉ सिंपली बाय चेंजिंग हिज रिलीजन. क्या वो भाई अपने रिलीजन को चेंज करके वो बच जाएगा हिंदू वाले उससे लॉ से. सो उन्होंने क्या करा, खुद को कन्वर्ट किया इस्लाम में, फिर एक दूसरी लड़की से शादी करी और अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स भी नहीं किया. क्या ये सेकंड मैरिज जो इसने करी क्या ये वैलिड थी? सो दिस केस इज अबाउट प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ रिलीजन, कि आप रिलीजन चेंज करके अपने इस लॉज का मिसयूज कर रहे हो. ठीक है, दो दो शादियां कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है ना. पहले को डिवोर्स भी नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा चेंजिंग रिलीजन डज नॉट ऑटोमेटिकली एंड द फर्स्ट मैरिज. ऐसा नहीं है कि रिलीजन बदल दिया तो पहली मैरिज खत्म. अ पर्सन मस्ट लीगली डाइवोर्स द फर्स्ट स्पाउस. पहले आपको लीगली डाइवोर्स देना होगा, उसके बाद आगे कुछ होगा. सो द सेकंड मैरिज वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड द हस्बैंड वाज गिल्टी ऑफ बाइगमी, कि एक टाइम पे दो वाइफ रखना बिल्कुल गलत है. सो यही ऑब्जर्व किया कि ऐसे तो लीगल कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है. 2017 का है शायरा बानो केस. सो इन सम केसेस अ मुस्लिम हस्बैंड वुड एंड अ मैरिज इंस्टेंटली बाय सेइंग तलाक 3 times, कि भाई 3 बारी तलाक 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 कह दिया और डाइवोर्स हो गया. ऐसा भी होता था पहले. एंड ये चाहे फोन कॉल पे कहा हो, लेटर से कहा हो या टेक्स्ट मैसेज पे कहा हो, वो तलाक हो गया. सो शायरा बानो ने चैलेंज किया इस चीज को कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, यानी कि मतलब ये कैसे सही है. सो सुप्रीम कोर्ट ने पता है यहाँ पे क्या कहा. सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, कि ये एकदम से तलाक 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 कह दिया और खत्म हो गया, ये कोई वो थोड़ी है. So it was declared unconstitutional. So the court said it violated women's right to equality. जो right to equality है वो violate हो रहा है. And a husband could no longer instantly divorce his wife by saying तलाक 3 times. 3 बारी तलाक कह के ऐसा डिवोर्स नहीं हो सकता. So 2019 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जहां कहा गया है कि ट्रिपल तलाक इलीगल है. ऐसा कोई भी करता है तो वो बिल्कुल गलत है. मॉडर्न रियलिटी क्या है स्टेट लेवल पे अगर हम देखें इंप्लीमेंट्स कैसे हो रहे हैं. सो देखो, बिकॉज अ नेशन वाइड यूसीसी हैज नॉट बीन पास्ड, अभी भी इंडियन स्टेट्स अपने अपने लेवल पे जो उनकी पावर है उससे इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. 2025-26 की बात करें, उत्तराखंड ने एक मॉडल दिया है. ठीक है, कि टोटल पॉलीगेमी बैन है. ठीक है, बाइगेमी, पॉलीगेमी एंड हलाला, इद्दत, ये जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो गलत चीजें हैं ये बिल्कुल बिल्कुल बैन कर दी गई हैं. ठीक है, और इसके अलावा इनहेरिटेंसी इक्विटी, यानी कि डॉटर्स को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलेगा. सन एंड डॉटर्स अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज सबको मिलेगा. पहले क्या होता था, पर्सनल लॉज में डॉटर को एक्सक्लूड कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं हो सकता. लिव इन रजिस्ट्रेशन. सो अगर लिव इन में हो तो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करना होगा. एनी कपल लिविंग टुगेदर विदाउट बीइंग मैरिड मस्ट रजिस्टर विद द लोकल गवर्नमेंट विद इन 30 days. ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. सो ट्राइबल एग्जेम्पशन है इसमें. जो लोग ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, 6 जो आपका 6 शेड्यूल में आते हैं, एसटी में आते हैं, सो उनके लिए ये नहीं है, उनको इसमें से एक्सक्लूड रखा जाता है. असम का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. असम हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड द फुल यूनिफॉर्म कोड्स येट, बट उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, प्रिवेंटिंग द चाइल्ड मैरिज, कि वहां कोई भी ऐसा ना हो कि भाई बचपन में किसी की शादी हो जाए. रिस्ट्रिक्टिंग पॉलीगेमी, कि मल्टीपल हस्बैंड या वाइफ रख रहे हो तो ये भी गलत है. एंड उत्तराखंड, लाइक द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, असम हैज केप्ट इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज आउटसाइड दिस रूल्स. तो जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो असम में आने वाला है या आएगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो इंक्लूड नहीं होंगी, एसटी को बिल्कुल अलग रखा जाएगा. सो असम का जो अप्रोच है ये बहुत सेलेक्टिव है, ये कंप्लीटली नहीं आएगा वहां पे. ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है असम के अंदर
जो एग्जेम्पशन होगा वो रहेगा, एक्सक्लूड रखा जाएगा एसटी कम्युनिटीज को। अब लॉ कमीशन क्या कहती है, देखो, द लॉ कमीशन एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन बिग लीगल रिफॉर्म्स, इसका काम है एडवाइस करना। सो 2018 में 21st लॉ कमीशन सेड दैट नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, कि अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, ना ही अच्छा भी है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बहुत गलत है, हमारा देश डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। सो फोकस करो, रिफॉर्म करो पुराने लॉज को, पर ऐसा मत करो कि एक यूनिफॉर्मिटी ला दो। लेकिन 23rd लॉ कमीशन क्या कहता है कि कंप्लीटली रीस्टार्ट कर दो प्रोजेक्ट को, दोबारा फ्रेशली आप करो। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा है तो ओपिनियन लो और करो, आइडियाज लो, जैसे एमपी में हो रहा है ना अभी करंट में, आइडियाज लिए जा रहे हैं। सो पार्टिसिपेशन लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछो, ठीक है, एक ऐसा नेशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करो कि सभी से पूछो, अगर अच्छा है तो उसको अप्लाई करो, बिल्कुल करो, ठीक है। पहले अलग इसका स्टांस था, अब अलग है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड की यही मेन डिबेट है जो अक्सर रहती है, जो लोग चाहते हैं, वाई प्रोपोनेंट्स वांटेड, कि भाई इससे जेंडर जस्टिस होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, सेक्युलर एक जो मतलब एक कंट्री है उसमें तो होना ही चाहिए, पर्सनल लॉज नहीं होने चाहिए, एंड इससे कोर्ट सिंपल हो जाते हैं, कंफ्यूजन या क्लैश नहीं होता। क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारा जो एक डाइवर्सिटी वाला वो इंडिया जाना जाता है, उसके लिए ये कम से कम आप मान के चलो कि ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है उस चीज को, और मेजोरिटेरियन फियर। सो देयर इज अ डीप डिस्ट्रस्ट अमंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो माइनॉरिटी हैं वो कहते हैं कि हमारे खुद के ट्रेडिशंस हैं, कुछ लॉज हैं, वो तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। सो द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्ग्यूमेंट, आर्टिकल 25 यही कहता है कि हमारे फैमिली लॉज जो है वो हमारा एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड जो जितनी हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बताई, क्लैट के लिए आपको बहुत काम आएगा। अगर आप पेड बैच में आना चाहते हैं तो आपको 30% का ऑफ मिलेगा, आप कूपन कोड SOD40 यूज करिए और क्लैट में आइए, हमारे अड्डा 24/7 ऐप में आइए, आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी और आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।